नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग के यूनिट 4 से है, मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, जिसमें हम देखेंगे डिजिटल टीचिंग लर्निंग यानी डिजिटल शिक्षण अधिगम। डिजिटल शिक्षण अधिगम डिजिटल टीचिंग लर्निंग 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का ऐलान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़े, लोग अधिक से अधिक शिक्षित हों, साक्षर हों। अतः शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षण अधिगम का विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं डिजिटल टीचिंग लर्निंग होता क्या है। डिजिटल शिक्षण अधिगम को वेब आधारित शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। यानी डिजिटल टीचिंग लर्निंग वेब आधारित है, इंटरनेट पर आधारित है, जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। यह कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे विभिन्न तकनीकी उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। यानी डिजिटल टीचिंग लर्निंग के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल शिक्षण अधिगम में इंटरनेट को रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है। आप सब ये जानते हो कि किसी भी मनुष्य में या जीव जंतु में रीढ़ की हड्डी का क्या काम है। रीढ़ की हड्डी की सहायता से ही कोई व्यक्ति सीधा खड़ा हो सकता है, और यहाँ पर इंटरनेट की तुलना रीढ़ की हड्डी से की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग में इंटरनेट रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना हम डिजिटल टीचिंग लर्निंग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य गैजेट में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसी भी डिजिटल टीचिंग लर्निंग के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंटरनेट कनेक्शन का होना अति आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग में इंटरनेट कनेक्शन का विशेष महत्व होता है। अब हम देखेंगे डिजिटल शिक्षण अधिगम के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ डिजिटल टीचिंग लर्निंग। डिजिटल टीचिंग लर्निंग के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। जिसमें सबसे पहले है अनुकूलित शिक्षा, अडॉप्टिंग लर्निंग। फिर है मिश्रित अध्ययन, ब्लेंडेड लर्निंग, कक्षा प्रौद्योगिकी, क्लासरूम टेक्नोलॉजी, ई पाठ्यपुस्तक, ई टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन लर्निंग जिसे हम ई लर्निंग भी कहते हैं, लर्निंग एनालिटिक्स, व्यक्तिगत शिक्षा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इसे इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग भी कहा जाता है। फिर है मोबाइल अधिगम, मोबाइल लर्निंग। आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन या ई लर्निंग के द्वारा ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कर रहे हैं। आप यूट्यूब या ऑनलाइन क्लास के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो। विभिन्न परिस्थितियों में डिजिटल टीचिंग लर्निंग के इन विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया जाता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका उदाहरण यह है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में भी हम इस डिजिटल टीचिंग लर्निंग के द्वारा सुचारू रूप से अपनी कक्षाओं को संचालित कर पा रहे हैं। उद्देश्य एवं महत्व, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डिजिटल शिक्षण अधिगम का क्या उद्देश्य है एवं उसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। विद्यार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। हमने पिछले स्लाइड में यह जाना कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग कंप्यूटर, लैपटॉप
और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के द्वारा छात्र स्वयं करके सीखता है, वह स्वयं करता है। इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि उसका जो व्यक्तिगत अनुभव है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस है, तो इसी के आधार पर, इसी ज्ञान के संदर्भ में उसके ज्ञान का निर्माण होता है, उसका स्वयं का कॉन्सेप्ट बनता है, नॉलेज की प्राप्ति होती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है महत्व यानी इम्पोर्टेंस। इससे छात्र स्मार्ट बनते हैं। स्मार्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छात्र स्वयं व्यक्तिगत अनुभव यानी सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ प्रैक्टिस से सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग स्वयं करते हैं, इसलिए कहा गया है कि छात्र स्मार्ट बनते हैं। फिर है छात्र में स्वनिर्देशित अधिगम का विकास होता है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग डेवलप करती है। स्वनिर्देशित अधिगम के द्वारा यह जानने का मौका मिलता है कि उसने क्या सीखा है। मैंने शुरू में ही आप लोगों को यह बताया कि यह सेल्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर आधारित है, इसीलिए यह सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, जिससे वह अपने अनुभव के आधार पर यह सीखता है कि उसने क्या सीखा। तो इस तरह से किसी भी छात्र के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण पहलू, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। डिजिटल शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? सबसे पहला है स्थान के लिए स्वतंत्रता। डिजिटल टीचिंग लर्निंग में स्थान के लिए स्वतंत्रता होती है। अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार स्थान का चयन कर कोई भी छात्र या व्यक्ति डिजिटल टीचिंग लर्निंग कर सकता है। वह अपने घर में, खेल के मैदान में, किसी भी कमरे में डिजिटल टीचिंग लर्निंग कर सकता है। फिर है समय का कोई प्रतिबंध नहीं। इसके लिए समय का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जिसको जैसा समय मिलता है, जिसकी जैसी सुविधा होती है, उस अनुसार वह सीख सकता है। फिर है अपनी गति के अनुसार सीखना। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। उनके सीखने की गति, कार्य करने की गति, क्षमता सब कुछ अलग होती है। तो उसी के आधार पर इस डिजिटल टीचिंग लर्निंग में व्यक्ति सीखता है और अपनी गति के अनुसार आगे भी बढ़ जाता है। फिर है डिजिटल सामग्री। डिजिटल सामग्री का मतलब है डिजिटल मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल हमें इंटरनेट से मिलते हैं, जैसे बहुत सारे PDF हैं, ई-बुक है, यूट्यूब चैनल के द्वारा शिक्षा, ये सारे डिजिटल मटेरियल है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सीख सकता है। फिर है ऑनलाइन प्रशिक्षक। ऑनलाइन प्रशिक्षक का मतलब ये है कि इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे जिसमें आप उसे पढ़कर सीखते हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उसके जो भी शिक्षक होते हैं वो आराम से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर डिजिटल टीचिंग लर्निंग की अपनी एक विशेष पहचान है और वर्तमान समय में इसकी मांग बढ़ती चली जा रही है और आज यह हमारी एक आवश्यकता के रूप में उभर रहा है। लाभ, एडवांटेज। अब हम देखेंगे कि डिजिटल शिक्षण अधिगम के क्या लाभ हैं, उसका क्या एडवांटेज है। सबसे पहला पॉइंट है लचीला यानी फ्लैक्सिबल। पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग में स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी अपनी सुविधा, अपनी इच्छा या अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कहीं भी इस डिजिटल टीचिंग लर्निंग को कर सकता है। स्वयं जगह चुन सकता है और समय चुन सकता है, अर्थात यह लचीला है। फिर है संसाधन की उपलब्धता। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग के लिए कौन से संसाधन हैं और उसकी उपलब्धता कैसी है। अभी हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन तो होता ही है और स्मार्टफोन के द्वारा वह ई-लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है, यानी कि संसाधन की उपलब्धता है। फिर आते हैं तत्काल परिणाम या प्रतिक्रिया। हम किसी भी बात के लिए अपने फ़ोन में तुरंत गूगल का प्रयोग करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हमें किसी भी बात की जानकारी हो जाती है, यानी कि तत्काल परिणाम या प्रतिक्रिया मिल जाता है।
लर्निंग अप्रोच, अपने मोबाइल को हमेशा साथ में रखते हैं, हमेशा सीखने के लिए या कुछ जानने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी लर्निंग अप्रोच आ जाती है। फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजिटल शिक्षण अधिगम की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला पॉइंट है, छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि प्रत्येक छात्र में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण से सबके सीखने की गति, स्पीड अलग अलग होती है। तो छात्र अपनी अपनी गति से सीख सकते हैं। फिर है, छात्र अपनी आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार सीख सकते हैं। प्रत्येक छात्र की अपनी आवश्यकता, नीड्स, रुचि, इंटरेस्ट होता है। तो डिजिटल टीचिंग लर्निंग में अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार छात्र सीख सकता है। फिर है, सीखने में भौगोलिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि इसमें स्थान की स्वतंत्रता होती है और किसी भी स्थान पर अपनी आवश्यकता, सुविधा के अनुसार छात्र सीख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सीखने में भौगोलिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर है, संसाधन हर समय उपलब्ध होता है। आज हम कंप्यूटर युग में जी रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम स्मार्टफोन तो होता ही है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, जिससे वह कहीं भी किसी भी स्थान पर सीख सकता है। इसलिए कहा गया है कि संसाधन हर समय उपलब्ध होता है। फिर है, यह छात्र के कंप्यूटर एवं इंटरनेट कौशल को बढ़ाता है। जब छात्र नियमित रूप से कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करेगा तो उसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट कौशल में वृद्धि होगी, या कहें कि वह कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के द्वारा बालक में कंप्यूटर फ्रेंडली होने के गुण का विकास होता है। प्रभाव, इम्पैक्ट। अब हम देखेंगे कि डिजिटल शिक्षण अधिगम का क्या प्रभाव है। सबसे पहला पॉइंट है, स्मार्ट क्लास को प्रोत्साहन। स्मार्ट क्लास का मतलब होता है जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से डिजिटल शिक्षण अधिगम का ही ये प्रभाव है कि स्मार्ट क्लास को प्रोत्साहन मिला है। फिर है, ऑनलाइन टेस्ट को प्रोत्साहन। जिस तरह से स्मार्ट क्लास को प्रोत्साहन मिला है, तो अब ऑनलाइन टेस्ट को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर है, ऑनलाइन वेबिनार का संचालन। ऑनलाइन वेबिनार का मतलब होता है ऑनलाइन क्लास का संचालन। अभी वर्तमान समय में आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उसे हम ऑनलाइन वेबिनार कहेंगे। फिर है, डिजिटल रूप से अपडेट। जब शिक्षक और छात्र स्मार्ट क्लास में हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से डिजिटल रूप से भी वो अपडेट हो रहे हैं। तो इसे भी प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। फिर है, ऑनलाइन शोध को बढ़ावा, ऑनलाइन रिसर्च को बढ़ावा, यानी कि क्लास, टेस्ट, वेबिनार के साथ साथ ऑनलाइन रिसर्च को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग के द्वारा उसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़ता है। सीमाएं, लिमिटेशन। डिजिटल शिक्षण अधिगम की क्या क्या सीमाएं हैं? इसके पहले हम लोगों ने देखा उद्देश्य, महत्व, लाभ, विशेषता तथा प्रभाव। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ डिजिटल टीचिंग लर्निंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है स्व अनुशासन का अभाव, सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव। डिजिटल टीचिंग लर्निंग में सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अभाव, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या अन्य गैजेट्स के द्वारा छात्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिसके कारण से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। फिर है खर्चीला। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं। वो कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स को नहीं खरीद पाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, अतः यह खर्चीला है। फिर है धीमी गति से विकास।
डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, साक्षरता दर को बढ़ाना। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक होता है, कहीं कहीं तो होता ही नहीं है। तो जिस उद्देश्य से डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा के स्तर को उठाने की बात कही गई थी, वह पूरी नहीं हो पाई है, अर्थात धीमी गति से इसका विकास हुआ है। फिर है प्रशिक्षक की तरफ से परिणाम का अभाव। डिजिटल टीचिंग लर्निंग में प्रशिक्षक के रूप में जो भी व्यक्ति होता है उसकी तरफ से फीडबैक या कहें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए कहा गया है प्रशिक्षक की तरफ से परिणाम का अभाव। फिर है कम परिधीय लाभ, नो पेरिफेरल बेनिफिट। उपरोक्त सीमाओं में हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल टीचिंग लर्निंग में मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं। तो इस आधार पर यह कह सकते हैं कि इसका परिधीय लाभ बहुत ही कम मिल पाया है। तो इस तरह से हमने देखा कि समय की मांग डिजिटल लर्निंग की है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिसके कारण से डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।